Hello and welcome back dear students. Welcome to the physics revision classes. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और हम यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, कम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें हमारे पास नया जो टॉपिक चल रहा है, अभी सीरीज जो चल रही है कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसके पहले दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल डिफ्रैक्शन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं और उसमें डिफ्रैक्शन में ब्रैग्स लॉ कैसे काम करता है। तो इसी चीज में मेरे पास आपके असाइनमेंट्स मैंने आपको दी थी, जो जिन्हीं टॉपिक्स पे वो कुछ डाउट्स आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूरी असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलरली डाउट्स थे उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि टच करके चलेंगे हम। ठीक है, उनमें जो जो बातें नोटिस करने वाली हैं वो करके चलेंगे। तो लो शुरू करते हैं आज का काम, इस असाइनमेंट का काम। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, हम क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, द ग्लासेस आर, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं और वो हम डील करने वाले हैं अभी। तो ग्लासेस आर, ऑप्शंस चार दे दी हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, कि सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो इसमें अगर आप पुराने कन्वेंशंस पे जाओगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनली चलता आया था, ग्लासेस बनते कैसे हैं, ग्लासेस में बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके सिलिका को, रेता को जो है, और वो मेल्ट करके और उसे एकदम से ठंडा कर देते हैं। एकदम से ठंडा करना मतलब सुपर कूल्ड, और वो उन्हें मॉलिक्यूल्स को सेटल होने की का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो वो क्या होता है, जहां पे हैं वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए इसे पहले ट्रेडिशनली सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोल देते थे। लेकिन अगर आज के कंटेक्स्ट में आप बात करो, मॉडर्न जो साइंटिफिक समझ है हमारी, उसमें हम इसे लिक्विड्स में नहीं काउंट करते और नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस टाइप ऑफ सॉलिड जो है उसमें काउंट करते हैं। तो अगर आपको सी और डी, आपका यही डाउट था कि सी ऑप्शन भी तो ठीक है, सी ऑप्शन ठीक मानते थे किसी टाइम तक, लेकिन अब अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे, ज्यादा सही ऑप्शन मानोगे, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन इसीलिए आपको डाला था, अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन था। और नेक्स्ट बड़ा आराम से होने वाला है कि सिलिकॉन एटम्स कंबाइन कर लें अगर ऑर्डरली पैटर्न में, तो क्या बनाएंगे, वो क्रिस्टल बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। रिपीटेबल क्वांटिटी कौन सी होती है आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट अलाउड। तो वो आपको पता है कि 5 फोल्ड और 7 फोल्ड जो है वो अलाउड नहीं होती। रोटेशनल सिमेट्री की बात हो रही है, वो नहीं आ सकती, बाकी सभी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स इन 3 डायमेंशन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। द ब्रेवेस लैटिसेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पेस लैटिसेस। तो दो क्वेश्चंस दो अलग अलग फॉर्म में दिए हैं। अगर आपसे सिर्फ क्रिस्टल सिस्टम पूछा है, सिर्फ क्रिस्टल सिस्टम, तो आप बताओगे 7। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। और अगर ब्रेवेस लैटिस पूछी है, उन्हीं क्रिस्टल लैटिस से मिला के जो बनती हैं वो होती हैं 14। और इसमें आपको, इसे हम पूरा पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन अगर आप एक बार और देख लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप इसे देख सकते हो। कौन कौन से 7 सिस्टम्स हमने देखे हुए हैं, ट्राइक्लिनिक होता है, ट्रायगोनल होता है, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली आप देखते हो कि तीनों साइड्स इक्वल हैं या तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल 90 डिग्री है कि एंगल 120 डिग्री है, इस तरह से सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो 7 सिस्टम्स बनते हैं, ये 7। उसके बाद लैटिस हो सकती है कि सिंपल हो सकती है कि बेस सेंटर्ड हो सकता है बॉडी सेंटर्ड हो सकता है फेस सेंटर्ड हो। तो इसमें चारों के चारों पॉसिबल केसेस पॉसिबल हैं, इसमें 3 केसेस पॉसिबल हैं, इसमें 2 केसेस पॉसिबल हैं, इसमें 1 पॉसिबल है। मिला के फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन लैटिसेस को छोड़ के हमारे पास फाइनली 14 ब्रेविस लैटिसेस आ जाते हैं। आपको याद होना चाहिए, नंबर भी याद हो, और कौन सा स्ट्रक्चर मैक्सिमम है एटलीस्ट देख के आप बता सको। इसे हमने शॉर्ट नोटेशन में कैसे करना है वो लेक्चर में कवर
कर लिया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ कुछ बताने वाला था नहीं बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो चीज आई वो मिलर इंडिसेस के बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूं। तो मिलर इंडिसेस में बेसिकली क्या फॉर्मूला चलता है कि एच के एल, ये वाला होता है मिलर इंडिसेस लिखते हैं जिसे। इंटरसेप्ट्स के साथ चलते हैं, वो इंटरसेप्ट्स हमने लिखे थे n1 n2 n3 से, n1 n2 n3 इससे लिखे थे, है ना। और इनवर्स लेते हैं और वगैरह वगैरह जो भी फॉर्मूला था। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स निकालते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में जो जो आपको डाउट्स आए उनके हिसाब से देख लेते हैं और बातचीत पता लग जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखता हूं, मैं दिखाता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेटिस कांस्टेंट ऑफ ए क्यूबिक लैटिस इज 4.12। 4.12 लैटिस कांस्टेंट आपको दे दिया। लैटिस कांस्टेंट आपको मालूम है, ए से लिखते हैं, ठीक है। और स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स पूछा है, एच के एल भी दे दिया, एच के एल दे दिया 200। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगना है आपको पता है, डी का फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने वाली है नहीं। 4.12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हमने पहले भी किया था, राइट। तो डिस्टेंस उस हिसाब से 4.12 का हाफ दैट इज 2.06 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको दिक्कत में भी नहीं था, आपके डाउट में भी नहीं था किसी के, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करने वाले हैं और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो मेरे पास डाउट में आया है। और प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास तीन वैल्यूज दे दी, 5 4 और 3। ये n1 n2 n3 की वैल्यूज है एक तरह से। ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑर्थोरोम्बिक शेप है, अगर शेप की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अदरवाइज सिर्फ मिलर इंडिसेस की बात है तो नहीं जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, और लेटिस पैरामीटर्स क्या दिए हैं, a रेशो b रेशो c, वो क्या दे दिए 1 रेशो 2 रेशो 3 दे दिए, 1 रेशो 2 रेशो 3 दे दिए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें ऑर्थोरोम्बिक में आपको मालूम है, वैसे यहां से भी पता लग रहा है ऑर्थोरोम्बिक कौन सी है, तीनों पैरामीटर्स इक्वल नहीं है ना, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, क्योंकि 1 रेशो 2 रेशो 3 में है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा था। ऊपर हमें n1 n2 n3 भी मैं मान लूंगा, n1 भी दे दिया, n2 यहां दे दिया और ये हो गया n3। ठीक है, तो हम जनरली कैसे लिखते हैं, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस जो है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट लो, इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट, इंटरसेप्ट इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है, n1 अपॉन a, n2 अपॉन b और n3 अपॉन c। तो इसमें क्या होगा 5 अपॉन 1, 4 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 3 दैट इज 1। ठीक है, अब पूछा क्या गया आपको पूछा गया मिलर इंडिसेस बताओ, और मिलर इंडिसेस आप इंटरसेप्ट से कैसे निकालते हो, आप निकालते हो इनका रिवर्स ले लो, रिवर्स हो जाएगा 1/5 1/2 और 1। तो ये 5 to 1 लिख के गलती नहीं करनी है, ये वाली इंटरसेप्ट्स निकले हैं अभी, इंटरसेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर्स निकले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मिलर इंडिसेस निकालने हैं, और वो मिलर इंडिसेस ऐसे होंगे। अब ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं, वो 10 आ जाएगा, 10 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10, नहीं यहां से मैं इसे इरेज कर दूं, इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2, दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे 10 से आ जाएगा 5, और थर्ड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 10। मैंने ये भी बताया था कॉमा लगा सकते हो, अगर 2 डिजिट आ रहा है कुछ तो कॉमा लगा सकते हो, अदरवाइज गैप से पता लग जाएगा कि एक मिलर इंडिसेस दूसरे से अलग हो गया। तो ये करेक्ट आंसर है 2 5 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला था,
अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन तो करवाने वाला नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेन आपको पूछे गए हैं, और मिलर इंडिसेस जिसका दे दिया है, और उससे अगले क्वेश्चन में है कि कोऑर्डिनेट दे दिया, मिलर इंडिसेस पूछे हैं। तो अगर मिलर इंडिसेस 1 2 3 हैं, अगर मिलर इंडिसेस 1 2 3 हैं, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? आप देखो, इनका रिवर्स कर दो, 1/1 1/2 और 1/3। अब ये हो गया ए के साथ, ये हो गया बी के साथ, और ये हो गया सी के साथ। तो ए b/2 c/3, यानी कि ये सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अगले में मैंने उल्टा दे दिया, तो प्रैक्टिस तो करवानी पड़ती है ना। तो अगले में इंडिसेस के ये रेशियो जो है ये दे दिया 1 1/2 और 3/1, 3c है ना, 3/1। इसे आप उल्टा करोगे और ये हो जाएगा ऐसे, और अब इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो ये हो जाएगा 3 6 और ये 1, तो ये हो जाएंगे हमारे मिलर इंडिसेस, सी ऑप्शन। सिंपल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो रहे हैं। अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स ने लंबे मेथड से भी किया है, तो अगर आपने कोई लंबा मेथड लगा दिया पूरी सॉल्व करने में, कैलकुलेशन लगा दी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो वो भी आप मान के चलिए आपको फायदा नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में नुकसान करेगा। तो यहाँ पे हम वो सारे ट्रिक्स या वो भी यूज करेंगे कि कैसे आप इमीडिएटली आंसर बता सकते हो। और एक हमारी कोशिश ये होती है, हर बार हम कवर करते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी कंप्लीट वैरायटी हम कवर कर लें। ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो उसमें भी। एनीवेज, जैसे अगले में देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन बीसीसी। बीसी में अब नियरेस्ट नेबर्स को हम बोलते हैं, नेबर्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो टोटल नंबर होता है। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आपको मालूम है, 8 है। जो बॉडी के सेंटर में होता है वो सारे कॉर्नर्स वाले एटम से एक ही डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस है, तो उसका नंबर 8 है। ठीक है, ऐसे ही पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप हेक्सागोनल में देखोगे तो आपको याद होना चाहिए 74% है, हमने याद किया हुआ है। सिंपल क्यूबिक और एफसीसी बीसीसी में आपको मालूम है, सिंपल क्यूबिक में ये 52% पैकिंग फ्रैक्शन है, बीसीसी में 68% है, और एफसीसी में और भी ज्यादा फिलिंग हो जाती है तो वो 74% है। और यही वाला परसेंटेज हेक्सागोनल में भी है, क्योंकि वो उसी तरह से दो एफसीसी से, उसी तरह से एफसीसी से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक डायमंड भी बताया था, वो भी याद रख लेना, 34%, आगे क्वेश्चन में भी आ जाएगा, फिर से करवा दूंगा। ओके, तो इसमें ये बातें सब सीखने वाली हैं जो हमने पहले भी करी हुई है, इसमें डाउट भी नहीं आया किसी स्टूडेंट का। लेकिन ओवरऑल आपको फिर से एक बार आइडिया देने के लिए ये डायग्राम आपके सामने है, इस टेबल को आप देख सकते हो। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की डिटेल, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर की डिटेल सारों के, और उनके पैकिंग फ्रैक्शन की डिटेल, उनकी एक एक एग्जांपल, अगर पेपर में क्वेश्चन टफ आया तो हो सकता है कोई एक आधी एग्जांपल पूछ लें, जनरली नहीं पूछते हैं, पूछ भी सकते हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। ठीक है, तो गारंटी तो उनकी है जिनके आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी इधर उधर कोई 1 2 4 क्वेश्चंस इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवेज, ठीक, और ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितने होते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हम 14th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास अब थोड़े थोड़े डाउट आने शुरू होंगे हैं, अब जो है वो डाउट आने शुरू हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे वो भी। ठीक, तो 14th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सेकंड नियरेस्ट नेबर टू फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, यानी कि अगर मेरे पास एक बॉडी में, एक क्यूब में, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, और यहाँ पे एटम है। ठीक है, और इसके बाद जो है, मान लो इससे अगले लैटिस में वो भी बना देता हूं, ये कॉमन हो गया एटम, और यहाँ पे एटम है और यहाँ पे एटम है। मान लो ये सबसे पास है, और उसके बाद कौन है,
वो यहाँ पे है। तो हमें क्या पूछा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है D2 मान लो, ये नियरेस्ट नेबर वाला डिस्टेंस D1 मान लो, और इन दोनों डिस्टेंसेस का क्या रेशियो है। तो आपको D2 बाई D1 भी पूछा जा सकता है या D1 बाई D2 भी पूछा जा सकता है। एक तो कंफ्यूजन यहीं पे वो क्रिएट कर देते हैं कि फर्स्ट अपॉन सेकंड है कि सेकंड अपॉन वन फर्स्ट है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड नेबर टू फर्स्ट नेबर, यानी कि D2 अपॉन D1 है, D2 अपॉन D1, याद रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब कौन सी स्ट्रक्चर दे दी, FCC दे दी। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली समझ लेते हो, जो कि हमने वीडियो में कर लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये आंसर सीधा याद हो जाना चाहिए, और याद कर लो तो बेटर है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है, D1 तो आपको मालूम है ना, यस, D1 आपको मालूम है। D1 में क्या होता है, FCC स्ट्रक्चर है, मैं यहां से समझाऊंगा नहीं, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, आप FCC में क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हो वो देख लो। उसमें आप नीचे वाले को देखते हो कि ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है वो किस तरह से हमने लेना है। ठीक है, और 2R का रिलेशन क्या होता है, R का रिलेशन क्या होता है A के साथ। देखो सेकंड नियरेस्ट तो फर्स्ट नियरेस्ट फेज सेंटर पे कौन होगा, जो इस वाले फेज के सेंटर में, ये वाले फेज वाले सेंटर, ये डिस्टेंस। सेकंड कौन होगा, पूरे क्यूब के बाद, पूरा क्यूब लेंथ लैटिस कांस्टेंट की लेंथ के बाद, उसके बाद जो है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसमें जो है 2 और R का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, A अपॉन अंडर रूट 2, और 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, और ये रूट 2 ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप ये रिलेशन देख सकते हो कि इसका क्या रिलेशन है, अंडर रूट 2 है। अच्छा, यही रिलेशन SC के लिए भी होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए भी, याद रख लेना। ठीक है, ये रिलेशन सिंपल क्यूबिक के लिए भी याद रख सकते हो, अच्छा रिलेशन है। और BCC के लिए क्या होगा, BCC के लिए ये होता है 2 अपॉन, उसमें आप याद रखना BCC में बॉडी सेंटर था, तो वो अंडर रूट 3 वाली लेंथ आती थी, डायगोनल टू डायगोनल, पढ़ा हुआ है ना, तो वो चीज है यहाँ पे, और 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाता है इसमें। ठीक है, और ये बस खत्म होगा काम, इतना ही है, हो गया। तो हमने SC BCC और FCC तीनों के लिए देख लिया। फिलहाल FCC का पूछा गया तो ये आंसर है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं 15th क्वेश्चन। ये बहुत स्टूडेंट्स का डाउट में आया है, ठीक, तो इसे ध्यान से करना। वॉल्यूम ऑफ ए प्रिमिटिव सेल ऑफ FCC रेसिप्रोकल लैटिस। तो आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, लेकिन प्रिमिटिव सेल का पूछा है, टोटल का नहीं पूछा। ठीक है, और उसके बाद भी पूछा है कि रेसिप्रोकल FCC का, FCC रेसिप्रोकल। तो अब इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं, जब आप ऐसे लगाने लगते हो तो इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। पहला तो फॉर्मूला, रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम क्या होगा, याद कर लो, अच्छी बात है, 2 पाई का होल क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, पहला रेसिप्रोकल का हो गया। ओके, ये वॉल्यूम V किसका है, ओरिजिनल लैटिस, ओरिजिनल कौन सी दी है, FCC। ठीक है, और V स्टार क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस। और ये फॉर्मूला कहां से आता है, जब आप V का फॉर्मूला लिखते हो ना, ये वाला A डॉट स्केलर टिपर प्रोडक्ट होती है ना बेसिकली, वो वाला फॉर्मूला लिखते हो, उसमें फिर एक एक रेसिप्रोकल को लिखते हो 2 पाई अपॉन करके B क्रॉस C डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम A डॉट B क्रॉस C लिखते हो सारा। तो वहां से जब निकालते हो तो V स्टार का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाता है, दिस इज A स्टार डॉट B स्टार क्रॉस C स्टार। रेसिप्रोकल वेक्टर्स को प्रोडक्ट लेके वॉल्यूम लेना वैसे, और 2 पाई का फैक्टर 3 गुना पावर 3 में हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ट्रिक जो है ना वो इस फॉर्मूले के साथ नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको याद ही है।
ठीक, जो मेन ट्रिक है वो है कि V कितना लोगे, वॉल्यूम कितना लोगे। अब वॉल्यूम अगर आप एफसीसी लैटिस का देखो, लैटिस का वॉल्यूम तो ये होता है, वो तो सिंपल है, ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, खत्म, ए क्यूब हो गया। लेकिन किंतु परंतु बट यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, प्रिमिटिव दे दिया हुआ है, और एफसीसी तो प्रिमिटिव होता नहीं, नॉन प्रिमिटिव होता है। तो आप प्रिमिटिव का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो आप प्रिमिटिव का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये ट्रिक थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रिमिटिव के वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि प्रिमिटिव में बेसिकली इफेक्टिव जो कंट्रीब्यूशन है वो सिंगल एटम का होना चाहिए, ये आपको समझाया था पहले भी। इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन शुड बी 1, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1। एफसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में होते हैं 4 होते हैं ना। तो अब इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा, इफेक्टिव वॉल्यूम विल बी, अगर आप इसके टोटल वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास V आ जाएगा, दैट विल बी ए क्यूब अपॉन 4। ठीक है, ये ए क्यूब अपॉन 4 ही सारी गेम थी, ये पुट करोगे आंसर आ जाएगा, V स्टार विल बी इक्वल टू, V स्टार विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए दोनों का क्यूब, और ए क्यूब के अपॉन में जो 4 था वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 2 पाई अपॉन ए का होल क्यूब। ठीक है, ये मेन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट था। इसी के साथ हम इसी खुशी में आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है, हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में आपको पूछा है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में C/A रेशो पूछा है कि कितना है, C/A रेशो पूछा है कि कितना है। वैसे तो आप याद ही कर लो, ठीक है, लेकिन एक बार जस्ट क्विकली समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि 2 लैटिस पैरामीटर्स होते हैं हेक्सागोनल में, एक तो होता है C, एक होता है A। ठीक है, A तो आपको पता ही है, वो लेंथ जो हम लेते हैं ना, ये लैटिस की A लेंथ है, वही है, इसमें तो कुछ स्पेशल है ही नहीं। ठीक है, जो C होता है ना, वो होता है हेक्सागोनल जिस हिसाब से बना है उस बेसल प्लेन में, उस बेसल प्लेन में उनकी हाइट फ्रॉम द टॉप फेस एंड बॉटम फेस, टॉप और बॉटम के बीच का जो लेंथ है ना उसको लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या होता है, अगर हम यहां से कुछ समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या रहता है कि आपने लेयर्स लेनी होती हैं, और इसमें 3 एटम्स जो हैं, 3 एटम्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस हो गए, और वो एक रेडियस, एक ट्रायंगल बना लेते हैं 2r रेडियस की। ठीक है, r एक एटम की रेडियस और r दूसरे एटम की रेडियस, तो लेंथ कितनी हुई 2r, दूसरे से भी, ऐसे भी और ऐसे भी, तीनों में वो लेंथ हो गई 2r, तो दिस बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद रेडियस 2r। अब ऊपर वाले जो 4 एटम, इस लेयर के ऊपर जो 4 एटम रखेंगे वो भी उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो बनाते हैं टेट्राहेड्रन टाइप। ठीक है, और उनको आप एक लेयर की हाइट निकालते हो, एक लेयर की हाइट निकालते हो यहां से, और उसके ऊपर जो दूसरी लेयर है उसकी भी हाइट निकालते हो, वो भी वही है, और टोटल कर देते हो, तो ये आ जाता है बेस प्लेन, बेस वाले की और बॉटम की और टॉप की, इनके बीच की लेयरिंग का जो लेटिस कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाती है। तो दिस इज बेसिकली C इज इक्वल टू 2h, जो एक हाइट आप निकाल रहे हो h जो है वो निकाल रहे हो, और उसके डबल करोगे तो C आ जाएगा। A तो आपको मालूम ही है, A इज इक्वल टू 2r, A इज इक्वल टू 2r, वो तो मालूम है, 2 एटम्स हैं उनके बीच में लेंथ है। ठीक है, तो इस टेट्राहेड्रन में, इस स्ट्रक्चर में जो है, अगर आप H देखोगे तो उसका वैल्यू भी फिक्स है, और वो वैल्यू यहां पे आप पुट कर दोगे, सो दिस इज बेसिकली √2/3 इंटू 2r। अब रेशियो ले लोगे, रेशियो ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज 8/3 अंडर रूट 8/3। याद कर लो, वही बेटर है, इतनी डिटेल में घुसना नहीं है इसमें। ठीक है, हम सब्जेक्टिव कोई डेरिवेशंस करने वाले में हमारा काम नहीं है, हमें तो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है।
और कई बार क्या करते हैं, इसे नंबर्स में दे देते हैं, तो ये नंबर्स में कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे, अंडर रूट ले लोगे, इट विल बी अराउंड 1.63। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो बाकियों का भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज सिर्फ हेक्सागोनल का याद रखो। ये दो लैटिस पैरामीटर तो वैसे भी इसमें ही होते हैं, ठीक है। ये भी आपका डाउट था, तो बेटर आंसर ये है कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं तो मैंने आपको रिलेशन वो दिखा दिए हैं डायग्राम्स, और डायग्राम्स में कैसे आप काम कर सकते हो वो आपको बता दिए, ठीक है। किसी को मन हो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ भी सकते हो, लेकिन मन हो तो आप थोड़ा सा टाइम उस पर लगा लेना, अदरवाइज बेटर है ये वाला रिजल्ट याद कर, दैट्स इट, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ एक चीजें बताने वाली हैं इसमें, क्योंकि देखिए एससी, एफसीसी और बीसीसी ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बताया था आपको, ये तीनों तो आपको पूरा पूरा सारा कुछ करना है। इसके अलावा दो स्ट्रक्चर्स, तीन स्ट्रक्चर्स हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, एक NaCl है, एक डायमंड है। ये तीन स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो आपको कुछ कुछ बातें पता हो तो चल जाता है काम, बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ के भी नहीं बैठना, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों पे मेन जो बातें हैं वो मैं ले आया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, उतनी बातें जरूर सीख लेना। तो NaCl, अगला क्वेश्चन NaCl पे इसीलिए डाला, पहला क्वेश्चन हेक्सागोनल पे डाल दिया, अगला NaCl पे, अगला डायमंड पे, तो आपको ये तीनों चीजें इसमें याद हो जाएंगी, ठीक है। 17th में NaCl में एक तो याद क्या रखना है कि ये FCC स्ट्रक्चर है, प्लस इसमें दो बेसिस एटम है। दो बेसिस एटम्स कौन कौन से हैं, एक Na पॉजिटिव, कौन कौन से हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए, दो बेसिस एटम, बेसिस कह लो या आयंस कह लो, जो भी, तो हम एटम ही लेंगे ना, Na और Cl लेंगे, तो दो हो गए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज, तो आंसर तो हो गया फेस सेंटर्ड विद दिस। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि Cl एटम कहां कहां पे है और Na एटम कहां कहां पे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कॉर्नर्स पे और आप देखोगे फेस के सेंटर में, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो अगर आप ये देखोगे तो ये एटम्स कौन से हैं, ये एटम है Cl के। क्लोरीन कहां कहां पे होगी, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर में, और बीच में जो वॉइड्स बच गए, जो जगह बच गई, वो कौन घेरेगा उसे, उन्हें घेरेगा Na मेनली किस किस को देखता है, वो देखता है एजिस को, ठीक है, एजिस को और इनसाइड, पूरी बॉडी के इनसाइड, तो उसमें आ जाते हैं एजिस प्लस इनसाइड। अब इनसाइड का तो कंट्रीब्यूशन 1 नहीं होता है, अगर पूरा का पूरा ही उसके अंदर ही है तो 1 ही है। एजिस वालों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/4। तो इसके हिसाब से आप टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें से निकाल सकते हो, कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स वाले हैं, प्लस फेस पे कितने होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन कितना हाफ, तो ये 3 है, प्लस एजेस में 1/4 कंट्रीब्यूशन है और कितने होते हैं एजेस पे 12, तो ये हो गया 3, और इनसाइड वाला तो 1 ही है, पता ही है, तो ये टोटल हो गए 8। तो NaCl में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होते हैं वो 8 आते हैं। तो ये बातें आपको पता हो, इतना सफिशिएंट है, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है, वो भी कभी कोई तंग करने लगे तो डाल दे, सीजियम क्लोराइड CaCl। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि सिंपल क्यूबिक में दो बेसिस एटम्स के साथ चलता है ये, तो ऊपर वाला क्या था FCC में चलता था, ये क्या चलता है सिंपल क्यूबिक में चलता है, दो बेसिस एटम्स के साथ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, डायमंड की भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही होती है, डायमंड में भी FCC के साथ दो बेसिस एटम्स पर कार्बन के होते हैं दोनों, तो कार्बन के एटम्स के चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी पे है, डायमंड लैटिस कैन बी फॉर्म्ड कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू FCC लैटिसेस डिस्प्लेस्ड अलोंग द बॉडी डायगोनल, डिस्प्लेस्ड अलोंग द बॉडी डायगोनल। अब दो FCC लैटिसेस हैं, डिस्प्लेस किए हुए थोड़े से, आपको बताना है
8 एटम्स पर यूनिट सेल है, यहाँ पे भी हमने निकाला जैसे द पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, तो अभी इसमें इतना ज्यादा है कि पैकिंग फ्रैक्शन इसमें याद ही रखना है आपको 34 है, डिटेल में नहीं जाना हमने, आपको भी मालूम है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, खत्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि मैक्सिमम आई थिंक सभी का ही डाउट आया है, एक स्टूडेंट ने करके भी भेजा था वॉल्यूम वाला मेथड लगा के, लेकिन वो ठीक नहीं था, तो ठीक है प्रभजोत आप तो देख लेना, ओके, तो वो ठीक नहीं था, तो हम किसी मेथड से करेंगे, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री पे निकल सकता है, ये क्वेश्चन वॉल्यूम्स पे नहीं निकलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक स्टूडेंट ने किया था, वो गलती थी उसकी, और यहाँ पे हम सही वाला मेथड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि बॉडी सेंटर्ड अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, बॉडी सेंटर्ड, तो ये बॉडी, और मैं और भी बना लेता हूं, इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसमें सारे कॉर्नर्स पे एटम है और एक सेंटर्ड में एटम है, ठीक है, एक सेंटर में है। अब ये एटम यहाँ पे है, ये ऐसा हो गया जैसे कि ये हो गया, ठीक है, टच हो रहे हैं आपस में, या ये वाला भी हो गया, टच हो रहे हैं आपस में, आपको पता है ना, ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए मैं सिर्फ इतना ले, तो एक कॉर्नर पे एटम है, एक बॉडी के सेंटर में एटम है, वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो एक कॉर्नर, बॉडी सेंटर और दूसरा कॉर्नर, ये तीनों आपस में टच करते हैं, लेकिन अब यहां पे ये वाला भी टच कर रहा है, लेकिन ये बीच में जगह खाली है ना, ये तो खाली है, यहां तो कोई नहीं है, ये तो वॉइड्स है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल ये होती है कि आप जैसे जो बाहर रहे हुए ना, चाहे लड़के या लड़कियां, जब वो घर पे आते हैं तो माता खाना पैक करके देती है ना, जब जब सर्दियों में अच्छे अच्छे लड्डू बना के देती हैं उन्हें, पिन्नियाँ पंजीरी बना के देते हैं, तब देखना वो कैसे, या फिर आप कभी बैग पैक कर रहे हो, तब देखना वो लड्डू जो है वो एक बॉक्स में आप फिट कर रहे होते हैं, तो उन्हें बड़े सजा सजा के आप सेट कर सकते हो, लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश होती है कि वो जगह ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें, खाली स्पेस ना बचे। तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे जो लड्डू फिक्स साइज के रखे हुए हैं वो तो रखे हुए हैं, अब जो बीच में जगह बच गई ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो जो जगह बच गई हमने उसे यूज करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई कितना मैक्सिमम साइज का हम लड्डू वो ही साइज का बना लेंगे, उसी साइज की बॉल ले लेंगे जो मैक्सिमम आप फिट कर सकते हो, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मान लो एक तो होस्ट एटम हो गया, उसकी रेडियस r मान लो, और एक वॉइड में जो रखना है उसकी रेडियस r, कैपिटल R मान लो, और दोनों को मैक्सिमम हम कितनी जगह दे पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट हमने लिख लेना है, और वो कितनी जगह होगी, वो होगी a/2। कैसे बता देता हूं कि इसमें अगर आप इसके साथ वाला स्ट्रक्चर लोगे ना, साथ वाला स्ट्रक्चर लोगे, एक यूनिट सेल उसके साथ में एक और यूनिट सेल, तो इसमें भी एक बॉडी सेंटर्ड होगा, उसमें भी एक बॉडी सेंटर्ड होगा, और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वहां से वहां तक का ले लो, ठीक है, लेकिन उसी इंटरस्टिशियल साइड में मैक्सिमम फिट करना हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल तो उस तरह से आ जाएगा, टोटल तो उस तरह से आएगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल साइज देखोगे तो आपको उस लैटिस के अंदर अंदर कितना मिलेगा, जितना उन दोनों के बीच में गैप है उसका हाफ है, उतना ही मैक्सिमम वॉइड ले सकते हो और नहीं ले सकते, और वो होगा हमारा a/2, a/2। और a वैसे ये जो होस्ट एटम है इसकी टर्म्स में कितना होता है आपको याद है, हमने किया था ना, √3a इक्वल टू होता है 4r, तो r कितना हो गया, r हो गया, या a कितना हो गया, किसकी टर्म्स में पूछा है, r की टर्म्स में पूछा है, तो a को कन्वर्ट करो, a को पुट कर दो, r हो गया a/2, a मतलब 4r/√3 और अपॉन 2 मतलब ये माइनस r, ये वाला r मैं इधर ले गया इस तरफ, ठीक है,
r कॉमन निकाल लो, 2 से 2 कट जाएगा और ये बड़े आराम से आ गया। अब ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन था। अगर आपको एक तो ये रिलेशन याद है जो कि मैंने कई बार बता दिया कि बीसीसी स्ट्रक्चर में ये रिलेशन होता है, आर और ए के बीच में, रेडियस और लैटिस कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि वॉइड्स कहां पे हैं, वॉइड्स कहां पे हैं, तो आप ये रिलेशन बड़े प्यार से निकाल सकते हो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें इसे कंप्लीट करने के लिए मैं एक और काम करवा देता हूं अभी। वैसे तो ये हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अगर आप याद रख लोगे तो हमारे पास आर कितना आया, आर आया आर बाहर और बाकी आया 2/√3 -1। अब √3 की वैल्यू होती है 1.7, 2 डिवाइडेड बाय 1.7 समथिंग इज लाइक 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग -1 जब आप टोटल एग्जैक्ट करोगे तो ये कुछ इक्वल आ जाता है 0.15 आर, 155 आर के। ठीक है, तो बीसीसी के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ गया, बीसीसी के लिए हमारे पास कितना आ गया, मैक्सिमम आप जितना एटम का रेडियस ले रहे हो उसका 15%, बस 15% याद रखना। बीसीसी में उसका 15% का मतलब इतना छोटा लड्डू होगा वो कि बड़े लड्डू के 15% होगा, सिर्फ उसको फिट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं फिट कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल क्यूबिक ले लेते, सिंपल क्यूबिक, उसमें यही आर जो है, जो अभी 15% निकला है, वो तकरीबन 40% तक चला जाता है, 41 तक चला जाता है फॉर सिंपल क्यूबिक। ठीक, और कंप्लीशन के लिए हम एफसीसी भी लिख लेते हैं। एफसीसी में अब बनती हैं दो साइड्स, दो तरह के एफसीसी हमने देखा ना पीछे भी, टेट्राहेड्रल बनता है और ऑक्टाहेड्रल बनता है। दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, दो तरह की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और उसमें एक में तो आता है यही वाला ऑक्टाहेड्रल वाले में तो, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में आ जाता है कुछ 22% के करीब, कुछ इतना सा आ जाता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल, और ये है ऑक्टा वाली। ठीक, तो ये अगर आप 3-4 चीजें और थोड़ा सा ध्यान में रख लो, अंदाजा रख लो, बीसीसी में 15%, सिंपल क्यूबिक में 40%, और एफसीसी में एक केस में 40% और दूसरे केस में 22%। अगर ये थोड़ा सा आइडिया रख लोगे तो आपका पेपर में क्वेश्चन सही होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, थ्योरी वाला ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसमें मैंने पूछा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफ्रैक्शन कौन से नहीं स्टडी कर सकते, तो बस बताना था आपको, अगर आपको डिफ्रैक्शन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर से लिख लो या ए से लिख लो, वेवलेंथ ऑफ द वेव के इक्वल होना चाहिए। अगर वो कंपेरेबल होगा, उसके बराबर से होगा, तब तो आपको वेवलेंथ वो डिफ्रैक्शन पैटर्न देगी, नहीं तो नहीं दे पाएगी। तो उसके लिए हमने देखो, इलेक्ट्रॉन अगर आप हाई स्पीड पे ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन बड़ी अच्छी वेव बनाते हैं, और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल ऐसे से ही इतनी वेवलेंथ कितनी होती है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम के साइज की होती है ना। जिस रेंज एक्सरेज की जो वेवलेंथ है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन हमने पढ़ा था, ब्रैग-ज़िलो वाला काम शुरू हो गया है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन से शुरू किया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कौन करेगा, कौन शो करेगा, जिसकी वेवलेंथ बराबर होगी। और उसमें हमने एग्जांपल ले ली कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो सकते हैं, एक्सरेज तो होती ही होती हैं। न्यूट्रॉन की भी एक खास बात है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो अगर आप उसे भेजते हो ना अंदर, तो वो रिएक्ट नहीं करता किसी से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट नहीं होता, कूलम फोर्स नहीं लगती, तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बड़ा अच्छा दे देता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की एक खास बात है कि
कि वो न्यूट्रल होने की वजह से वो लाइट एटम्स को लोकेट करने में, उनके पैटर्न देने में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कई बार। प्रोटॉन के साथ क्या चक्कर है, प्रोटॉन ये पैटर्न नहीं दे सकता। प्रोटॉन के साथ चक्कर ये है कि अगर आप उसे देखोगे तो वो चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस के साथ भी रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी। एक तो हैवी इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन वो हल्के हैं। हल्के होने से क्या होता है, हल्के होने से अगर आप तेज जा रहे हो तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे बहुत ज्यादा। एक तो आप हल्के हो, तेज भाग सकते हो, तेज भाग सकते हो तो इंटरेक्शन कम हो जाएगी। गाड़ी बहुत तेज चल रही हो तो बाहर से, एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन बहुत मोटा आदमी बहुत तेज नहीं भाग सकता। प्रोटॉन जो है वो मोटा है, वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना मोटा है, ज्यादा भारी है, तो उसमें वो ज्यादा भाग नहीं सकता। और ऊपर से चार्ज पार्टिकल, तो वो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट कर लेगा, वहां पे भी एनर्जी लूज कर देगा, न्यूक्लियस के साथ भी कर लेगा, वहां पे भी एनर्जी लूज कर देगा। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पुटर्न नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन में था, लॉजिक पे ही था, कॉन्सेप्ट्स में, नॉलेज पे बेसिस पे ही था, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ही था। तो ऐसा नहीं है कोई इसके लिए अलग से थ्योरी पढ़ानी थी। ठीक है, इसीलिए ऐसे आपको दे दिया बस क्वेश्चन बीच में। तो आगे करते हैं, ब्रैग्स लॉ पे हम पहुंच चुके हैं। आपको एक फॉर्मूला तो 100% ये याद होना चाहिए, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और मैं बता रहा हूं इस असाइनमेंट में से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा 100%। ठीक है, तो ध्यान से करना। इस असाइनमेंट को एक एक क्वेश्चन का करने का मतलब ये है कि आपने कुछ क्वेश्चंस पक्के कर लिए, कंडेंस मैटर से इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, किस तरह से कितना घुमा के बनाएंगे वो मैं आपको वैरायटी दे ही चुका हूं, अभी भी देखेंगे। ब्रैग्स लॉ फॉर्मूला एक ही है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। डी का एक फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या था, डी इज इक्वल टू ए बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे से, राइट। और क्या रह गया, और रह गया ए और आर में रिलेशन, ए और आर में रिलेशन, ये भी हम पढ़ के ही आ रहे हैं। ये बीसीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एफसीसी के लिए अलग, ये भी पढ़ के आ रहे हैं। अगर ये रिलेशंस आपको पता लग गए तो फिर लैम्डा एन डी थीटा ए एच के एल आर, इन सारे वेरिएबल्स में कहानी घूमती रहेगी, कुछ दे देंगे और कुछ पूछ लेंगे। ठीक हो गया, मैं सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दे दिए हैं, अलग अलग वैरायटी दे दी है। अब देखो इसमें एक जगह जहां आप फंसोगे वो मैं बता देता हूं, वो करवा भी दूंगा। वो ये कि इनकी कैलकुलेशन बड़ी टफ चली जाती है, टेढ़ी चली जाती है बहुत बार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी, रफ आइडिया आपको लग जाएगा, उससे ही पता लगा लेना क्या होने वाला है। ठीक है, पहले भी बताया था, जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो वहां या तो कैलकुलेटर अलाउ करते हैं या कैलकुलेशन ऐसी देते हैं जो ऊपर नीचे कट जाए। तो चलो क्वेश्चन समझते हैं। मोनोक्रोमेटिक न्यूट्रॉन्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे दी, अब मैं 21st क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले वेवलेंथ दे दी, ठीक है जी, दे दी, ओके। नेक्स्ट आगे बताओ, आर इंसिडेंट ऑन ए ग्रेफाइट सिंगल क्रिस्टल विद डी स्पेसिंग ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम, डी दे दिया 3.4, चलो दे दिया, ओके। नेक्स्ट बताओ, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा मतलब एन दे दिया, थीटा पूछा है तो कुछ है ही नहीं, पूछ लो बस, ये लो, ये फॉर्मूला लगा दो, खत्म हुआ काम। साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन मतलब 1, लैम्डा मतलब 1.54 अपॉन 2d, 2 मतलब 2, d मतलब 3.4। ओके, इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। लैम्डा में भी एंगस्ट्रॉम था और डी में भी एंगस्ट्रॉम था, तो वो 10⁻⁻10 10 कट गए। अब क्या बचा, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 का इसका डबल 6.8, खत्म हो गया, इतना ही था। ठीक है, आप इसे और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेशन पे चले जाओ। ठीक है, तो अगर आप 15 से 68 को काटो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन कितना बचेगा, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, ये बीच में कहीं लाई कर रहा है, दिस इज समथिंग लाइक
1/4.5, 1/4.5। अब इसकी वैल्यू आप अंदाजे से लगा सकते हो कि थीटा कितने डिग्रीज होगा। जीरो से शुरू करो, जीरो से शुरू करो और एंगल तक देखो कहां तक वो जा रहा है, ठीक है, कहां तक जा रहा है। तो जीरो से अगर शुरू करोगे तो साइन 0 0 होता है और साइन 30 1/2 होता है। ये वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, दोनों के बीच में 1/4, दोनों के बीच में देखो, बीच में लाई कर रही है कहीं पे, तो ये 13 के आसपास होगा, मतलब 15 के आसपास, 15 डिग्री के आसपास। 15 डिग्री के आसपास कौन है, 13 डिग्री। खत्म बात, हो गया आंसर। अब आपको कैलकुलेटर नहीं चाहिए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हाँ जी इतनी की वैल्यू है, इतने के करीब होगी। अगर आप उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस में पड़ गए, अगर आप सोचने लगे कि भाई कैलकुलेटर तो दिया नहीं, इतनी टफ कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो चिल करो, आराम से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी खुशी में कि क्या करना है। इन पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड फॉर लीड रेडिएशन लैम्डा दे दिया, वही दिया देखो एंगस्ट्रॉम में 1.54 सेम। इस बार मिलर इंडिसेस दे दिए 220, ओके। एंगल दे दिया थीटा 32 डिग्री, ठीक है। रेडियस ऑफ बतानी है। अब क्या करोगे, रेडियस के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द एटम विल। इसे कनेक्ट करो ए के साथ, ए को कनेक्ट करो डी के साथ, एच के एल है हमारे पास, और उससे आप डी को कनेक्ट करो थीटा और लैम्डा के साथ, उससे आंसर निकल जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बात पता लग गई। तो यहां पे आप क्या करोगे, इस सारे स्ट्रक्चर को लो। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, एक चीज थोड़ी सी टेढ़ी है, वो क्या है कि आपको बीसीसी एफसीसी नहीं बताया, लेकिन आपको ये बता दिया, ठीक है। यही एक इसमें एक ट्रिक थी, यही इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देता है, बाकी सब आसान है। लेड बता दिया, लेड मतलब आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि लेड की स्ट्रक्चर कौन सी है, ठीक है। वैसे इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को देखते हो, उसको आप उससे अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, आप लगाओगे आर का इज इक्वल टू a/2√2। कौन से वाला था, एफसीसी, ठीक हो गया, एफसीसी वाला स्ट्रक्चर वो लगा दिया। अब ए कितना है, ए या डी इंटू दिस, तो ये हो गया हमारे पास d इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0। 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 8, 8 मतलब कितना हुआ, 8 मतलब कितना हुआ 2√2, 2√2। तो d और इंटू हो गया 2√2 और डिवाइडेड बाय 2√2। आई होप समझ में आ गया होगा, ये कट जाएंगे, यही मैं कह रहा था। टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, कटने वाली कैलकुलेशन होगी। अगर आपको ये याद ना हो ना लेड वाला, तो भी ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके देखना, जो नंबर्स कट रहे होंगे समझ लो वही लगे होंगे, समझ गए। और डी, डी कितना है, डी तो इससे निकाल ही लोगे ना। अब डी है हमारे पास n लैम्डा बाय 2 साइन थीटा। अच्छा, अब नहीं प्रॉब्लम, n कितना, मैक्सिमम रेडिएशन 1 ले लो, लैम्डा कितना दे दिया 1.54, 2, ठीक है। साइन कितना 32 डिग्री, 32 डिग्री को आप क्या करो 30 डिग्री मान लो, 32 डिग्री को 30 डिग्री मान लो, 30 इज 1/2, 1/2 मतलब 2 साइन थीटा विल बी 1, n विल बी 1। तो जितना लैम्डा है उतना ही हमारे पास, उतना ही हमारे पास क्या होगा, डी आ जाएगा, उतना ही आर आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म हुआ। तो क्वेश्चन टेढ़ा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको 4 तरह की चीजें सिखा देता है, ये ऐसे ही इसी सोच के साथ दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। आपका डाउट भी आया था, इंटेंशन भी थी, सिखाना भी था। तो ये अगर आपको 2-3 फॉर्मूले आ गए तो इसका क्वेश्चन तो आपका नहीं रुकता, ये तो कंफर्म है, और आएगा भी पक्का पेपर में, ये भी कंफर्म है। तो अब आगे मर्जी आपकी है, क्योंकि
आपने अगर उसे अच्छे से करना है तो निपटा दो, इतना ही काम है। अगले मैं नहीं करवा रहा, बस इतना ही था। अगले की ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो बीसीसी मेटल विद बॉडी स्ट्रक्चर दे दिया ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बीसीसी दे दिया। फर्स्ट डिफ्रैक्शन पीक दे दी, तो n इज इक्वल टू 1, एच की एल इज 110, ब्रैग एंगल इज 30 डिग्री। फॉर द वेवलेंथ एक्सरेज, वेवलेंथ इज 2.1। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है आपको पता है ए क्यूब। प्रिमिटिव सेल पूछ लिया तो उसकी ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो। कितने हैं बीसीसी में, 2, नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, तो ये हो गया ए क्यूब बाई टी। अब ए कैसे निकालोगे, ए और बी का रिलेशन मैं बता चुका हूं, तो आप निकाल लोगे 1/2 बाहर, एंड दिस विल बी डी क्यूब इनटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी क्यूब। वो कितना आएगा सॉल्व कर लेना, बस आंसर निकाल लेना आपने। ओके, दिस इज फॉर यू। जो मेन पार्ट था वो मैंने बता दिया, और कुछ नहीं करने वाला। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एक्स-रे दैट कैन अंडरगो ब्रैग रिफ्लेक्शन फॉर अ क्रिस्टल गिवन फैमिली ऑफ प्लेन स्पेसिंग इज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करोगे, n इज लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करोगे, इसको मैक्सिमम कर दो यानी कि 1 हो गया, इसको मैक्सिमम पैटर्न कर दो यानी कि 1 हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d आ गया। ये तो बच्चों वाला था, ये तो क्वाइट इजीली डन हो गया, आंसर आ गया हमारा। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, अगला भी आपके लिए, ये भी आपके लिए ही है, इसमें भी नहीं करवाना मैंने। अगर क्योंकि वो अगर आपको वो 22 वाला क्वेश्चन हो गया तो ये सब तो बच्चे हैं, ये तो कर ही लोगे आप आराम से, ठीक है, प्रैक्टिस इसी से पता लग जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन डी दे दिया आपको, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन दे दिया आपको, एंगल मतलब थीटा दे दिया आपको, वेवलेंथ पूछी गई है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अच्छा इसमें एक और बात है, ये मैंने क्वेश्चन क्यों किया वो भी बता देता हूं एक बार, कई बार पेपर में हो जाता है, ये एक पेपर में आया हुआ है, तो इसमें साइन 22 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास बात नहीं है, साइन 22 की वैल्यू ये गलत दी हुई है, इतनी होती नहीं है, लेकिन उन्होंने पेपर में दे दी तो मैंने एज इट इज लिख दी, क्योंकि आंसर भी इसके हिसाब से ही आएगा, आंसर भी इसके हिसाब से ही आएगा, तो वो आप वही मार्क करोगे जो आंसर आएगा, ठीक है, करके देख लें। तो लैम्डा आ गया 2 इंटू डी कितना है 0.18 इंटू साइन थीटा की वैल्यू दे दी उन्होंने 0.208, तो आपने बेसिकली 0.36 को 0.20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 36 2 72, तो क्योंकि 08 लगा हुआ है आगे, तो 72 से थोड़ा सा ज्यादा 74 आ गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से आया है, पर इसकी वैल्यू असल में 0.208 नहीं होती, इसकी वैल्यू 0.35 कुछ होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर कुछ और होता, बट इट्स ओके, आपको इतना बोझ नहीं मानना है। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी अगला नहीं, अगले से अगला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उसमें भी आपको बड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी, और इसे हम यहां तक ले जाते हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस बीसीसी की क्या है, एफसीसी है, एफसीसी की क्या है, बीसीसी है, आपको पता है, तो बीसीसी का तो इसका तो आंसर आ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 27th करवाना है मुझे आपको, जैसे हमने एक ब्रैग्स लॉ का किया, उसमें सारा ब्रैग्स लॉ की सारी टाइप्स खत्म कर दी, ऐसे ही इसमें रेसिप्रोकल लैटिस की टाइप्स खत्म हो जाएंगी काफी। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर्स एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी दे दी, एफसीसी लैटिस प्लेन फॉर विच देयर इज नो डिफ्रैक्शन पीक, नो डिफ्रैक्शन। आपको ये पूछा है कि कौन सी वैल्यू के लिए कोई रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन पीक आने का मतलब उस एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रही है, अगर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी तो डिफ्रैक्शन पीक नहीं आएगी, तो रिफ्लेक्शन एब्सेंट मतलब नो डिफ्रैक्शन पीक, ठीक है। तो अब एफसीसी में अलग स्ट्रक्चर है, बीसीसी में अलग स्ट्रक्चर है,
दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग हिसाब से डिफ्रैक्शन पीक एब्सेंट कर देते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप याद कर लो कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम जो देखते हैं ना वो हम देखते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर। इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर। क्या देखे हैं? स्ट्रक्चर फैक्टर। ओके, स्ट्रक्चर फैक्टर किसके इक्वल होता है? अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो स्ट्रक्चर फैक्टर के बीच में आ जाता है। और वो आता कहां से अगर वो बताऊं, रेसिप्रोकल लैटिस में अगर आप ए स्टार निकालना चाहो, मैंने थ्योरी में भी बातचीत करी है उसकी, तो उसमें कुछ फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से कि जो दो हैं उनको आपने काउंट करना है। ठीक है, तो लाइक जे प्लस के काउंट करने हैं, या आई प्लस जे काउंट करना है, या जे प्लस के काउंट करना है। एक तो ये फॉर्मूला था साथ में, ठीक है, कुछ है छोड़ दो। दूसरा अगर आप देखो उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है आई प्लस जे माइनस के, यानी कि आप वीडियो दोबारा देख लेना अगर डाउट है तो, थोड़ा सा आइडिया वहां से और हो जाएगा आपको। जे प्लस के, आई प्लस जे माइनस के मतलब अगर एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे हो, ए के लिए निकाल रहे हो, तो आप क्या करो, आप उससे पिछले वाले को नेगेटिव कर दो, और अगर y के लिए निकालोगे मतलब b के लिए निकालोगे तो क्या करो, x को माइनस कर दो, उसमें हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के। इस तरह से आप रेसिप्रोकल लैटिसेस निकालते थे। उन्हीं के बेसिस पे या उन्हीं को एक स्ट्रक्चर फैक्टर की फॉर्म में लेवेज इक्वेशन से निकालते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहां के कॉन्सेप्ट से हम सीधा याद करना सीख रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर फैक्टर को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाती है। तो अगर एफसीसी की स्ट्रक्चर पे जाओ तो वो फॉर्मूला होता है उसका F1 प्लस ई आयोटा पाई H प्लस के। ठीक है, प्लस ई, अब एक बार आपने क्या किया, H प्लस के लिया। ठीक है, इसी में अगली बार आप क्या लोगे, K प्लस एल। उससे अगली बार क्या लोगे, जो रह गए दोनों, H प्लस एल। तो इस तरह से आप पूरे स्ट्रक्चर फैक्टर ले लेते हो। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर फैक्टर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो काम खत्म। अब देखो, एक वैल्यू तो है 1, दूसरी वैल्यू क्या होने वाली है, ई के साथ आयोटा पाई। अंदर क्या आएगा, अंदर जो भी नंबर आएगा या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। ई आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा, सॉरी, कॉस थीटा। मैं इसे एन लिख लेता हूं, यहां पे एन लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा कॉस थीटा एन पाई प्लस आयोटा साइन थीटा। अब साइन को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो सारे के सारे पाई पे जीरो है, तो ये चीज इवेंचुअली आ गई कॉस के इक्वल। कॉस जो है वो अगर आप कॉस पाई 3 पाई 5 पाई यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देखोगे, ऑड पाई, तो वो कितना आंसर देगा, -1। और अगर आप इवन पाई देखोगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वो देगा +1। ठीक है, अब यानी कि n, यहां जो दोनों का टोटल है, h प्लस के का टोटल, k प्लस एल का टोटल, h प्लस एल का टोटल, वो मैटर करता है कि इवन है कि ऑड है। बात पता लग गई, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर उनमें से, अगर वो सारे इवन है, अगर सारे इवन हैं, तो दो इवन, कोई भी दो इवन जोड़ लो, क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। अगर इवन आएगा तो सारे के सारे क्या आएंगे, +1 आएंगे। +1 आएंगे तो, +1 अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप +1 से निकालोगे तो सारे 1 +1 +1 +1 कितना आ जाएगा, F, 4F आ जाएगा।
अगर सारे हुए ऑड तो कोई भी दो ऑड जोड़ दो, उनका सम भी क्या आएगा, इवन। इवन आएगा तो ये भी +1 +1 +1, तो ये भी कितना आएगा, 4f फॉर ऑल इवन और ऑड। मतलब एच के एल सेम होने चाहिए, या तो तीनों इवन हो या तीनों ऑड हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एच के एल हो गए मिक्स हो गए तो मान लो मैंने एक ऑड ले लिया, दो इवन ले लिए, तो अब जब ये दो इवन जुड़ेंगे तब तो इवन आएगा, लेकिन जब ये ऑड इसके साथ जुड़ेगा तब भी ऑड देगा, इसके साथ जुड़ेगा तब भी ऑड देगा। तो एक हो गया -1, ये हो गया -1 और ये हो गया +1। अब देखो दो तो हो गए +1 और दो हो गए -1, तो टोटल कितना आया, 0। तो यहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0 फॉर मिक्स स्ट्रक्चर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने वाला था, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला था। अब यहां पे अगर आप आंसर देना चाहो तो बड़े प्यार से आंसर दे सकते हो। एफसीसी लैटिस, नो डाइफ्रैक्शन। नो डाइफ्रैक्शन मतलब ऑल ऑड्स अलाउड है, ठीक है, ऑल ऑड्स अलाउड है, ऑल इवन अलाउड है, लेकिन दो इवन हो और एक ऑड हो ये अलाउड नहीं है। तो नो डाइफ्रैक्शन पीक किस पे मिलेगी, मिक्स स्टेट पे फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए है ये स्ट्रक्चर फैक्टर, याद रखना, ठीक है। बीसीसी के लिए क्या होगा, बीसीसी के लिए बड़ा सिंपल है। बीसीसी के लिए आप क्या करते हो, एफ तो है ही, ठीक है, 1 + e आयोटा पाई h + k + l, h + k + l, ठीक है। तो अब अगर तीनों ऑड हुए, अब आपको किसका मैटर करता है, h + k + l मैटर करता है। तीनों ऑड मिलके क्या देंगे, ऑड। तीनों इवन मिलके क्या देंगे, इवन। इवन पे आंसर नॉन जीरो 2f, ऑड पे आंसर 0। सो f = 0 फॉर ऑड एंड 2f फॉर इवन, है ना। और अगर मिक्स ले लिया तो सारे ऑड 0 है, सारे इवन ओके है। अगर मिक्स ले लिया, दो इवन एक ऑड ऐसा कुछ ले लिया तो तब भी ऑड आएगा, ठीक है। लेकिन दो ऑड एक इवन ले लिया तो इवन आ जाएगा। तो अब इसमें आपको सम टोटल देखना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं है। टोटल जो है अगर इवन है तो ठीक, नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन पीक नहीं, डिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं, काम खत्म, ठीक है। मेनली पीक इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ऑल आर इवन। लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो इसे बना सकते हो कि अगर इवन नंबर ऑफ ऑड्स हुए, इवन नंबर ऑफ ऑड्स हुए तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑड्स हुए फिर आंसर नहीं आएगा, मतलब नो पीक आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। ये कौन से के लिए है, ये बीसीसी के लिए है, बीसीसी के लिए। और इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स में पूछ सकते हैं जिसमें एब्सेंट होती हैं पीक्स, बाकियों में तो नहीं होती। तो चल इसी के साथ हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म है काम। और लास्ट मैंने एक फॉर्मूला और सिखाना है आपको, वो है ब्रैग्स लॉ पे इन रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस में ना जब आप इवॉल्व कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप क्या करते हो, ब्रैग्स लॉ को जब रेसिप्रोकल लैटिस में लिखते हो, ये क्वेश्चन अब हमने थ्योरी में तो डिस्कस किया नहीं ज्यादा, यहाँ पे करवा रहा हूँ। लेकिन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इतना ही लिमिटेड स्कोप है इसका, इतना को ही हम इसमें सीखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद वाला एक कॉन्सेप्ट है ब्रिलियन जोन, वो भी यहाँ पे नहीं करेंगे, वो लेटिस डायनेमिक्स में आगे जाके कहीं पे उसकी बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना करना है आपको, जैसे जैसे असाइनमेंट्स में चल रहा है काम, ठीक है, उसमें आपको सारा कुछ कवर्ड मिलेगा, ठीक हो गया। चल तो हम आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस में जब बात करते हैं ना तो हम एक नया वेव वेक्टर ले लेते हैं ऐसे,
और वो लिख देते हैं विच इज k प्लस जी, k डैश इज इक्वल टू k प्लस जी। अब k क्या है? k आपको पता है इंसिडेंट वेव वेक्टर है, इंसिडेंट वेव वेक्टर। g क्या है? रेसिप्रोकल वेव वेक्टर। तो जब इंसिडेंट वेव वेक्टर की रेसिप्रोकल वेव वेक्टर के साथ इंटरेक्शन हो रही है बेसिकली, और ये किसके थ्रू हो रही है? ये हो रही है डिफ्रैक्शन वेव वेक्टर के थ्रू। ठीक है, ये हो रही है डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर के थ्रू। ठीक हो गया। अब इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि डिफ्रैक्शन को ले लेते हैं हम इलास्टिक। उसमें क्या होता है? उसमें k डैश ये वाला वेव वेक्टर ये वाले वेव वेक्टर के बराबर हो जाता है। ठीक, अब आप क्या करो, मैग्नीट्यूड को करना है ना बराबर उस तरह से, तो स्क्वायर कर दो दोनों का। तो k डैश स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस जी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, याद रखना हमेशा। ए स्क्वायर इज बेसिकली या k स्क्वायर इज बेसिकली k वेक्टर डॉट k वेक्टर। दिस इज व्हाट वी मीन बाय डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर, इट इज डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। तो यहां पे k स्क्वायर जो है वो k डैश तो k के बराबर है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बराबर है, तो ये हो गया 2ab यानी कि 2k डॉट जी। के स्क्वायर से के स्क्वायर काट दो। तो मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन 2 बार दिया है। एक बार आंसर दिया इस फॉर्म में, क्या आप लिख लो k प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k डैश स्क्वायर। ठीक है, एक बार आंसर दिया इस फॉर्म में जिसमें मैंने लिखा 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसमें मैंने ये आंसर लिखा है। ठीक हो गया। अब इसमें आपको कंफ्यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, जी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर दे देंगे ऐसे, ठीक है, जी डॉट के की जगह के डॉट जी दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रखना। ठीक है, और 0 की जगह एन पाई दे देंगे, या फिर जैसे मैंने ये फॉर्म बदल दी यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में आपको देके परेशान किया जा सकता है, लेकिन आपने होना नहीं है उसकी आदत, डरा रहा है आपकी हिम्मत, डरना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है, चीजें मुश्किल नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई तो। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, आपके डाउट में होगा पक्का, और नहीं होगा तो मैं अब डाल दूंगा। ओके, इसका आंसर जो है वो ये भी वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है, वहां से बताया, और इसका आंसर उन्होंने ठीक नहीं दिया था। तो एक बार जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं इसका, ज्यादा इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में, इवॉल्व स्फीयर में हमने जाना नहीं है, कोई बात नहीं है, इतना ये पॉइंट देख लेना बस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, सेक्शन थ्रू स्फीयर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लिमिटिंग स्फीयर फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसमें बेसिकली अगर आप ब्रैग्स लॉ ही ले लो ना, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, अगर आप वैसे देखोगे, आपको मैं बता दूं, अगर आप वैसे देखोगे इवॉल्व स्फीयर में, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसकी रेडियस कितनी होती है, 1/λ होती है। लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हो, जब आप लिमिटिंग स्फीयर में जाते हो, तो कितनी हो जाती है उसकी रेडियस, और उसमें रेडियस जो है लिमिटिंग स्फीयर में वो 2/λ हो जाती है लिमिटिंग स्फीयर में। यहां ऊपर क्वेश्चन में लिमिटिंग स्फीयर दिया ना, तो उसी की वजह से एक 2 वाला फैक्टर भी आ जाता है। और आप ओवरऑल देखोगे तो λ/2 हम इसी का उल्टा ले रहे हैं, यहाँ पे 2/λ है, इसी का उल्टा ले रहे हैं, और वो डिस्टेंस के साथ लेंगे 1/d लेंगे, तो यहाँ हो गया λ/2d। तो एक्चुअल इसका आंसर ये है वैसे। ठीक है, यहां से भी हम निकालते हैं तो हम साइन थीटा निकाल लेते हैं और n को 1 कर देते हैं, तो ये λ/2d आ जाता है उस तरह। बहुत डिटेल में जाने वाला टॉपिक नहीं है, नहीं करना है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको हो जाना चाहिए। तो कुछ ओल्ड बुक्स जो है जो बेसिक में लेती हैं वो ये वाला आंसर भी ले लेती थी, लेकिन फिर वही बात कि अब अगर आप एक्चुअल पैटर्न पे और जो मोस्ट जनरल कन्वेंशन पे जाओगे तो λ/2d वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है सारे। चलो, आसान था,
आई होप मजा आया होगा आपको क्वेश्चंस करके। आपकी अलग अलग वैरायटी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पे हो, या फिर एफसीसी, बीसीसी, एचसी, एससी, हेक्सागोनल, डायमंड और NaCl पे हो, या फिर ब्रैग्स लॉ के n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा पे हो, या फिर मिलर इंडिसेस के क्वेश्चंस हो, ये सारी वैरायटी इन इन क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाता है। तो यहां से आपके अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आई होप आप आराम से कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ आराम से हो रहे हैं तो उसमें मेरी भी कलाकारी है, ठीक है। ये चीजें आपको आसान लग रही हैं, पेपर में अगर आप कम प्रैक्टिस के साथ गए तो फंस जाओगे ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे ही हलवा नहीं है ऐसे कि ऐसे आंसर निकले, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और उसमें फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, असाइनमेंट्स वाले जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी कवर अप करेंगे, और जो टॉपिक है हमारे अगले वो तो हमारे चल ही रहे हैं, ठीक है। तो काम करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।